हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो एंजाइम होता है वो एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और फाइनली ये एंजाइम रिलीज हो जाता है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला होता है पीएच, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कि कितना अमाउंट में सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए अवेलेबल किया गया है, और फोर्थ पॉइंट होता है इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच के बारे में कि पीएच का किस तरह का इफेक्ट होता है एंजाइम के एक्शन पे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंजाइम्स वर्क इन ए वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंजाइम सारे पीएच में एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पीएच स्केल के बारे में आइडिया हो तो पीएच स्केल 0 से 14 तक रहता है और 7th वाला जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच में एक्ट करते हैं। मान लो एक एंजाइम है जो कि 0 से 3 के बीच में ही फंक्शन करेगा। इसको अगर 3 से बाहर पीएच दे दिया गया या पीएच 3 से ज़्यादा कर दिया गया तो फिर ये फंक्शन नहीं करेगा। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिक पीएच पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि 7 to 14। इस ब्रॉड रेंज में भी कोई कोई एंजाइम ऐसे आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ 12 और 14 के बीच में ही वर्क करेंगे। इससे अगर पीएच नीचे चला गया तो ये फंक्शन नहीं करेंगे। इसका रीज़न एक बहुत सिंपल सा है। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत याद करो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिल के बने होते हैं, या फिर प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद हो तो इसमें 4 वैलेंसी, कार्बन के जो 4 वैलेंसी हैं इनमें 4 ग्रुप्स थे। एक तो आर ग्रुप था जो कि वेरिएबल ग्रुप हुआ करता था, एक COOH ग्रुप था, एसिडिक ग्रुप, दूसरा एक एमिनो ग्रुप और बेसिक ग्रुप, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। तो यहाँ पे एमिनो एसिड का जो इफेक्ट है पीएच में वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग एमिनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने ये देखा था कि डिफरेंट पीएच पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या ये एमिनो ग्रुप है ये आइदर प्रोटॉन को डोनेट कर सकते थे या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते थे। तो इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका मतलब इनके पास भी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा और इन एमिनो एसिड्स में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ये एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अगर किसी तरह से उस पर्टिकुलर एंजाइम का पीएच आप इंक्रीज कर दो, अगर पीएच इंक्रीज करोगे तो उस मीडियम में H+ का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा और ये जो COOH ग्रुप है ये अपना प्रोटॉन को डोनेट करने लगेगा। प्रोटॉन डोनेट कर लिया तो फिर इसके पास एक COOH के जगह पे COO- रहेगा। ओके, COO- हो जाएगा क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर पीएच को डिक्रीज करोगे तो H+ का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा और NH2 मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर देगा और वो खुद NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रीज़न होता है कि जो हम अगर पीएच का चेंजेस करने लग जाते हैं तो इसके वजह से एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। ओके, उनके जो आयन्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो लोग एक्वायर करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाता है। क्योंकि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल होता है प्रोटीन, वो हम जानते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में कुछ बॉन्ड से बाइंडेड होंगे। राइट, हम जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आइदर हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर वो शीट स्ट्रक्चर हो सकता है और वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड बना रहे होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर किसी तरह से एमिनो एसिड के चार्ज में चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे आपस में, तो इन आयोनिक बॉन्ड में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में आयन ये
जो ग्रुप्स होते हैं NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और pH आपने अगर चेंज कर दिया तो NH2 ग्रुप और COO ग्रुप में जो चार्ज रहना चाहिए उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड जो बना रहा था प्रोटीन सबसे पहले, उस आयोनिक बॉन्ड में भी चेंजेस आएंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो अगर बॉन्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएगा। और हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। प्रोटीन्स के जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोटीन में भी चेंजेस लाएगा। और प्रोटीन में अगर चेंज आ रहा है तो एंजाइम्स में चेंज आ रहा है, और एंजाइम के एक्टिव साइट में अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली इसका जो एक्टिविटी है एंजाइम का वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि एक्टिव साइट वो साइट होता है जहाँ पे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करेंगे और फाइनली रिएक्शन का परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव साइट में चेंजेस आ रहा है इस तरह से पीएच के चेंज की वजह से, और ये जो एंजाइम है ये इनका एक्टिविटी रिड्यूस हो रहा है। तो यही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि द चेंज ऑफ पीएच विल लीड टू द आयोनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चेंज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दस डैमेजिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स which are also affected by changes in pH। अभी हमने देखा कि किस तरह से ये एंजाइम्स pH से चेंज हो सकते हैं, इनका एक्टिविटी किस तरह से pH रेगुलेट करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेरी हाई और वेरी लो pH will lead to complete loss of the activity of most of the एंजाइम्स। वो इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि उनके एक्टिव साइट में चेंजेस होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कि एंजाइम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था वो अभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द pH वैल्यू एट विच द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमल pH वैल्यू। ऑप्टिमल pH वैल्यू वो pH होता है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। अभी हमने देखा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ pH में वर्क करते हैं, और उस नैरो रेंज ऑफ pH से अगर आपने ज़्यादा pH कर दिया या फिर कम pH कर दिया तो फिर वो पर्टिकुलर एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो लॉस होता है। तो ये जो नैरो रेंज ऑफ pH है उसमें भी एक ऐसा pH वैल्यू रहेगा जिसमें कि ये पर्टिकुलर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव होगा, और उसी पर्टिकुलर pH वैल्यू को हम बोल देते हैं ऑप्टिमल pH वैल्यू। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस बोथ अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू। वो जो ऑप्टिमम वैल्यू होगा जहाँ पे कि उस पर्टिकुलर एंजाइम का मैक्सिमम एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, उस pH वैल्यू से अगर आप ज़्यादा pH करोगे तब भी आपको एंजाइम एक्टिविटी कम होने दिखेगा, और अगर कम pH आप कर रहे हो तब भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन करेगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है जिससे कि क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, तो उस ग्राफ को एक बार चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस में ये टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे ऐड हो गया है, दोनों टेम्परेचर का ग्राफ आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे pH का ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक ग्राफ मैंने लिया जहाँ पे कि वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है pH को। इसका मतलब क्या है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं अगर pH का चेंज कर रही हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन, उस एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो एक्टिविटी है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। इसमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ से pH 1, हम जानते हैं pH 1 to 14 तक वेरी करता है स्केल, राइट। तो यहाँ से मैं जैसे जैसे pH का इंक्रीज करती गई वैसे वैसे मुझे क्या दिखा कि एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होता हुआ दिखा। उसके बाद एक पर्टिकुलर pH अटेन होने के बाद क्या हुआ, एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन करने लग गया, ओके। pH यहाँ पे 14 मान लीजिए, ये यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि एक pH वैल्यू ऐसा है जहाँ पे कि जिस पर्टिकुलर एंजाइम के बारे में यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है उस एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है या फिर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी मुझे मिला उस, और वो एक पर्टिकुलर pH पे देखने को मिल रहा है, और वो पर्टिकुलर pH को मैं क्या बोलूँगी अभी, इसको ऑप्टिमम pH। इसका मतलब ये वो pH है जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा सुइटेबल कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा
कि जब ये पर्टिकुलर पीएच इस एंजाइम को मिलेगा तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करने लगेगा। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये ग्राफ, और इसको आपको अपने कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो उसमें बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे, और जो प्रोटीन्स होते हैं हम जानते हैं वो टेम्परेचर से रेगुलेट होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर लिया तो बॉन्ड क्या होने लगते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाते हैं। और अगर टेम्परेचर को आपने लो कर दिया तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो फ्रीज होने लग जाते हैं, जिसके वजह से कि वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते, टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते, और उसके वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी होता है वो भी इफेक्ट होने लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो एंजाइम है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही वर्क कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में फंक्शन कर सकते हैं अच्छे से। इसी तरह से ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर भी चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए, अभी हमने देखा कि टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा हाई कर देते हैं तो ये क्या होने लगता है, एंजाइम्स अपना बॉन्ड ब्रेक करने लग जाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, वीक बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ओके, और भी कई सारे ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक होने लगेंगे। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जो एक्टिव साइट होगा वो भी, वहाँ का भी जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होने लग जाएगा। और जो एक्टिव साइट बनाया करता था, जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड कर लेता था, वो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है अभी चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये लॉस हो जाएगा। इसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस उनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिव होते हैं। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस में मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बॉडी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करके इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो फिर क्या होने लग जाएगा, जो एंजाइम्स हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो डीनेचर हो जाएंगे, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो हैम्पर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन एन एक्टिव इनएक्टिव स्टेट। अगर आपने टेम्परेचर काफ़ी लो कर दिया है तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, वेयर एज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइम एक्टिविटी बाय डीनेचुरेशन ऑफ इट्स बॉन्ड्स। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो जो एंजाइम्स के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनका ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, और जो प्रोटीन्स होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, व्हिच मेक्स ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर जो भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में बॉन्ड बना के टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और हम जानते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वही फाइनली एंजाइम का भी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर किसी तरह से आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर दिया कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स हैं उसमें ब्रेकडाउन होने लगे हैं, उसमें डैमेज आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें भी एक और ग्राफ आता है, टेम्परेचर का ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी क्या है देखिए, हमने फिर से वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ओके, धीरे धीरे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले गए और हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इससे किस तरह से चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला गया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आपको देखने को मिला। मतलब ये टेम्परेचर जो है, जिस एंजाइम का स्टडी आप कर रहे हो उस एंजाइम के लिए ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सुइटेबल है। ये सुइटेबल है ये टेम्परेचर, इसीलिए इस टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया, ये एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये फिर से डिक्रीज होने लग गया।
और आप जानते हो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो डी नेचर होने लग जाते हैं, और डी नेचर होने की वजह से उनका जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम्स फ्रीज हो जाते हैं और ये टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में रह जाते हैं। जब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आप देने लगोगे तो फिर से वो एंजाइम्स जो हैं एक्टिव होने लग जाएंगे। तो ये टेम्परेचर जहाँ पे कि एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम आपको मिलेगा, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था ऑप्टिमम पीएच के बारे में, उसी तरह से यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है, और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे कि एंजाइम का जो एक्टिविटी है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी शो हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, और टेम्परेचर को अगर आप लो करते हो तो वो किस तरह से एंजाइम को अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर को अगर आप हाई करो तो वो किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। आप जानते हो कोई भी एंजाइम है उसका काम ये है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब मान लो यहाँ पे हमने कुछ एंजाइम लिया, यहाँ पे 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है मान लेते हैं, ओके, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे हमने 5 एंजाइम, सबसे पहले क्या था 10 एंजाइम मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट थे, ओके, 10 सबस्ट्रेट थे और यहाँ पे 10 एंजाइम प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया, सेकेंड, ये तो पहला हमने लिया था, सेकेंड में हमने क्या लिया कि एंजाइम्स जो थे उसको तो एज इट इज़ हमने रहने दिया, ओके, मतलब 10 एंजाइम ही रहने दिया, लेकिन जो सबस्ट्रेट का अमाउंट है, पहले जो 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हुआ करते उसको हमने 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा आप खुद सोच सकते हो, एक एंजाइम जब भी हम कंसिडर करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। जो एक्टिव साइट होता है उसमें एक सबस्ट्रेट आके इस तरह से बाइंड कर जाता है और वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एंजाइम के अंदर एक ही एक्टिव साइट प्रेजेंट हो, कभी कभी 2 एक्टिव साइट भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी एक एंजाइम में आके अटैच होके प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है एंजाइम टू एंजाइम। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मान लो एक एंजाइम के पास एक ही सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट है, तो 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सबसे पहले हुआ करते थे, तो 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 10 एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे और फाइनली हमें 10 प्रोडक्ट दे देंगे, राइट। लेकिन अगर हमने सेकंड में हमने क्या देखा था कि जो 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको हमने डबल कर दिया था, उसको हमने 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कर दिया था। अगर आपने 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कर दिया तो क्या ये 10 एंजाइम 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को उसी सेम टाइम में 20 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे? ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, पहले अगर मान लो कि 10 प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए इसको 1 मिनट लगता था, और वही सेम 1 मिनट के अंदर अगर आप 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी यहाँ पे डाल दोगे तब भी ये क्या होने लगेगा, 10 एंजाइम ही अगर है तो फिर 10 प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा विद इन 1 मिनट। अगर आप 2 मिनट का टाइम लेते हो तो डेफिनेटली एक बार अगर 10 प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम फ्री हो जाएगा, और वो फ्री एंजाइम फिर से 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड करके 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और 2 मिनट के अंदर आपको 20 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे टाइम सेम ले रहे हैं, 1 मिनट का ही टाइम ले रहे हैं, और जिससे कि आपको क्या पता चल रहा है, अगर एंजाइम आपने फिक्स रखा और एंजाइम अगर सैचुरेट हो गए, सैचुरेट होने का मतलब क्या है, जितने एक्टिव साइट उसके अंदर प्रेजेंट है, जितने सबस्ट्रेट को वो कैरी कर सकता है मैक्सिमम आपने उतना सबस्ट्रेट उसको दे दिया, तो एंजाइम अब क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया। तो जब तक एंजाइम सैचुरेट होता है उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो वेलोसिटी है रिएक्शन का, वो कभी भी अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड करना था एंजाइम के साथ वो उतना बाइंड कर चुके हैं। लेकिन अगर हम एक और कंडीशन यहाँ पे लें, जिसमें कि मान लेते हैं कि मैंने सबसे पहले तो 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मैंने लिया था और मैंने लिया था 10 एंजाइम मॉलिक्यूल। तो सोचिए 10 एंजाइम है, 5 सबस्ट्रेट है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। 5 सबस्ट्रेट को वो 5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अभी भी 5 एंजाइम फ्री घूम रहे हैं। अगर मैंने 7 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कर दिया अभी, तो
7 सब्सट्रेट करने के बाद भी क्या होगा, हमारे पास तो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और 7 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल इजीली 7 एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 7 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैंने क्या किया, 10 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल लिया। 10 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल लेने के बाद 10 एंजाइम के साथ ये रिएक्ट करेंगे और फाइनली 10 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, जब मैंने 10 सब्सट्रेट ले लिया है, 10 एंजाइम ले लिया है, तो ये 10 एंजाइम्स जो हैं ये सैचुरेट हो चुके हैं, मतलब ये अपना मैक्सिमम लेवल अटेन कर चुके हैं। अब अगर मैंने सब्सट्रेट का नंबर इंक्रीज किया, मान लो 12 सब्सट्रेट कर दिया, या फिर हमने पहले जो एग्जांपल लिया था 20 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कर दिया, तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा? अब ये इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं अभी सैचुरेट हो चुके हैं, इनका जो सब्सट्रेट जितना इनको बाइंड करना था उतना इन्होंने बाइंड करके रख लिया है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका है। यही कुछ पॉइंट है और यही सब्सट्रेट का इफेक्ट होता है एंजाइम एक्टिविटी पे। एक लेवल तक आप सब्सट्रेट इंक्रीज करते जाओ, सब्सट्रेट का नंबर, एंजाइम एक्टिविटी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वंस ये एंजाइम अगर सैचुरेट हो गए हैं, तब आपको एंजाइम एक्टिविटी एनहांस होता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चलिए उसको एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि विद द इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, मतलब पहले पहले तो रिएक्शन आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस ए मैक्सिमम वेलोसिटी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर लेगा रिएक्शन। वो कब होगा, जबकि एंजाइम सैचुरेट हो गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 10 प्रोडक्ट, 10 सब्सट्रेट, 10 एंजाइम। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी मैक्स में डिनोट करते हैं, which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate। वी मैक्स जितना होना था उतना ही रहेगा। अब अगर आप सबस्ट्रेट का नंबर इंक्रीज करते चलोगे तब भी इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे एक रीज़न दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में भी रखना है। वो ये दिया हुआ है कि दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एंजाइम वन सैचुरेट हो जाने के बाद अब बहुत ज़्यादा एंजाइम्स का नंबर लिमिटेड होता है। अब अगर एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं तो आप जितना भी सबस्ट्रेट बाहर से ऐड कर दो वो अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इसका भी एक ग्राफ आता है, इसको भी चलिए एक बार समझ लेते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले जो वाई एक्सिस है इसमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कंसिडर किया है, मतलब रिएक्शन कितना प्रोसीड हो रहा है, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसका वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब 1 सेकंड में आप ले सकते हो, ये देख सकते हो कि 1 सेकंड में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, या फिर 2 सेकंड का आप ले सकते हो, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि 2 सेकंड में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कितना है। एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को लिया। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज करते चले जाते हो, ये जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है ये भी इंक्रीज होता चला जाता है। सपोज यहाँ पे आपने एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया, मान लो कि 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन हुआ करता था वो इतना था, राइट। उसके बाद यहाँ पे मान लो ये 20 सबस्ट्रेट है, अब वेलोसिटी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी है। उसके बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे 40 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, कंसंट्रेशन 40 है, तो 40 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आके ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम अचीव हो रहा है। इसके बाद आप ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी इंक्रीज कर दो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से पैरेलल ही जाएगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वही शो कर रहा है जो हम पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझने का कोशिश किया था। यहाँ पे एक और टर्म याद रखने वाली बात है कि Km एक चीज़ आता है। Km क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो Km भी क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही होगा। Km वो वैल्यू होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जहाँ पे कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ वेलोसिटी शो करेगा रिएक्शन। मतलब जैसे कि मैंने ये चीज़ लिया था कि मान लो 1 सेकंड के अंदर एक एंजाइम 10 प्रोडक्ट बना लेता है, 10 प्रोडक्ट ये एंजाइम बना सकता है, लेकिन मान लो कुछ ऐसा
सबस्ट्रेट, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल के बारे में ही फिर से बात कर लेते हैं कि हमारे पास 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, ओके, मैक्सिमम 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, 10 एंजाइम मॉलिक्यूल, और 1 सेकेंड के अंदर वो क्या कर रहा है, 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, 10 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मान लेते हैं 5 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, क्योंकि यही तो वी मैक्स होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम में अगर वो 10 प्रोडक्ट बना रहा था तो हाफ वेलोसिटी में कितना बनाएगा, 5 प्रोडक्ट बनाएगा। और 5 प्रोडक्ट बनाने के लिए सबस्ट्रेट कितना यूज हो रहा था, 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे यहाँ पे। तो ये जो 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जहाँ पे कि आपको हाफ ऑफ द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, Km। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है कि Km सबस्ट्रेट का वो अमाउंट होता है जहाँ पे कि आपको जो रिएक्शन चल रहा होगा एंजाइम का, उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका आधा वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा। Km का डेफिनेशन तो आपको इस तरह से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि Km वैल्यू क्या होता है, ये सबस्ट्रेट का ही कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट का वो वैल्यू जहाँ पे कि आपको Vmax/2 और मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो चलिए नेक्स्ट और एक एंजाइम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम एक्टिविटी पे, और वो इनहिबिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो इनहिबिटर नाम से ही आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इनका काम क्या हो सकता है। इनहिबिटर मतलब वो एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होंगे। इनहिबिट का मतलब अपने उसके काम करने में वो रोक रहे होंगे और उसको किसी भी तरह से इनहिबिट कर रहे होंगे। तो एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट बाइंड्स टू द एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। उसका जो काम है, नॉर्मली एंजाइम का काम क्या है, वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो इसका एक्टिविटी है, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम इनहिबिटर बोल रहे हैं, और सिंपली आप इसको इनहिबिटर भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इनहिबिटर्स आर दोज कंपाउंड्स दैट डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। ये तो सिंपल सा टर्म है कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जब एंजाइम के साथ बाइंड कर देते हैं तो इनका जो एक्टिविटी है एंजाइम का, उसको वो रोक देते हैं। और ये जो टोटल प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं, या फिर सिंपली आप इसे इनहिबिशन बोल सकते हो। और जो केमिकल हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उन केमिकल को आप क्या बोल देते हो, इनहिबिटर बोल देते हो। नेक्स्ट, ये जो इनहिबिटर होते हैं, कभी कभी ये सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। मान लो ये एक एंजाइम है, ओके, ये मान लेते हैं एक एंजाइम है इस तरह का, इसका एक्टिव साइट ऐसा है और इसका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। जैसे कि मान लो एक दूसरा इनहिबिटर हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया इस तरह का, ये दोनों देखने में तो अलग दिख रहे हैं, ओके, ये मान लो इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर देखने में बाकी स्ट्रक्चर में अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एरिया एक्टिव साइट से बाइंड करेगा वो एरिया देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो ये दोनों में अब क्या होगा, इस एंजाइम से बाइंड करने के लिए कंपटीशन होने लगेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा तो डेफिनेटली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये एंजाइम इस एंजाइम अगर इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लेगा तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इनहिबिटर क्या काम करते हैं। यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं और ये क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ compete करेंगे कि कौन सबसे पहले जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा। और एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर जाके बाइंड कर दिया तो सोचिए वो जो एंजाइम है पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता तो फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता, तो अब क्या वो प्रोडक्ट बना पाएगा, अब वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। अब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि पहले क्या फॉर्मेशन हुआ करता था, प्रोडक्ट बनाते टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता था, लेकिन अभी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने लग जाएगा और जिसके वजह से कि
ये जो एक्टिविटी है एंजाइम का, जितना फ्री एंजाइम अवेलेबल हो सकता था सबस्ट्रेट के लिए, अब वो एंजाइम उतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो कि एंजाइम को पकड़ के रख रहे हैं और उनको फ्री नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट के साथ अपना रिजेंबलेंस शो करते हैं और वो इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, जिसकी वजह से कि एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. substrate binding site कौन सा होता है, उसका active site होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, consequently the substrate cannot structure as a result, cannot bind as a result होगा ये, ओके, cannot bind as a result, the enzyme action declines। अब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अचीव होना था वो रेट ऑफ रिएक्शन अभी अचीव नहीं होगा और जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होने लगेगा। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में उन्होंने लिखा है, जो कि हम देख लेते हैं एक बार। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम का नाम है, ओके, ये एक एंजाइम का नाम है। ये क्या कर रहा है, देखो, इसका जो सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एंजाइम है, तो इसका सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट। सक्सिनेट अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा तब एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन सक्सिनेट का ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा आ रहा है, मेलोनेट आ रहा है। मेलोनेट और जो सक्सिनेट हैं ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से कि क्या होता है, मेलोनेट इनहिबिटर की तरह काम करता है। मेलोनेट क्या करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से कि अब इसका एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाता है और ये जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है ये जाके बाइंड नहीं कर सकता। इसकी वजह से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो रिएक्शन है वो डिक्लाइन होने लगता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये था, हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो होप कि आपको ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये डिस्कशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से जो पीएच होते हैं, जो टेम्परेचर हैं, इनहिबिटर्स हैं और जो सबस्ट्रेट हैं, किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।